बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किडनी स्टोन डिस्कस करना है आज हमने। नेफ्रोलिथियासिस भी कहा जाता है इसको। तो सबसे पहले अगर हम टाइप्स देखें, कंपोजिशन देखें, तो अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन हमारे पास जो किडनी स्टोन्स होते हैं ना, उसकी 4 टाइप्स हैं। ठीक है, तो उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है कैल्शियम, कैल्शियम स्टोन होगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास स्ट्रूवाइट, स्ट्रूवाइट स्टोन, देन यूरेट, ठीक है, एंड देन सिस्टीन। ठीक है, सो दीज पार्टिकल्स जो कि आपके पास इन्वॉल्व होते हैं किडनी स्टोन में। कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन भी होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट भी होता है। स्ट्रूवाइट में हमारे पास क्या होगा, अमोनियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट, और यूरेट में हमारे पास यूरिक एसिड। सिस्टीन हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके पास स्टोन की फॉर्मेशन करवा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेफ्रोलिथियासिस को अगर हम देखें तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इसके देखने को मिलते हैं हमारे पास, तो पेशेंट जो प्रेजेंट करेगा वो आपके पास यूनिलेटरल फ्लैंक पेन, लेटरल फ्लैंक पेन नहीं हो सकती, इसको टेंडरनेस कहते हैं, यूनिलेटरल फ्लैंक टेंडरनेस। ठीक है, तो एक तरफ जो आपके पास फ्लैंक साइड होगी वहां पे टेंडरनेस होगी। तो यहाँ पे ये जो पेशेंट है उसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है कि आपके पास यहाँ पे देखें कि ये यूनिलेटरल फ्लैंक टेंडरनेस के साथ प्रेजेंट कर रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा सिम्टम होता है वो ये होता है हमारे पास कि वैक्स एंड वेनिंग जो पेन होता है वो आपके पास, कॉलकी पेन उसको बोलते हैं। कॉलकी पेन हमारे पास वो होता है कि जिसकी इंटेंसिटी जो होती है ना वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कॉलकी। ठीक है, कि आपके पास कभी कभी ये बहुत ज्यादा वर्स होगा और कभी ये आपके पास डिक्रीज होगा, इतना ज्यादा आपके पास पेन नहीं होगा। और इट कैन रेडिएट टू द ग्रोन, इट रेडिएट्स टूवर्ड द ग्रोइन रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा प्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो पेशेंट का पेन होगा वो आपके पास यहाँ से, यहाँ पे टेंडरनेस थी तो ये रेडिएट करेगा यहाँ पे, इस तरफ को ग्रोन रीजन में आपके पास यहाँ पे रेडिएट करेगा। ठीक है, कॉल की पेन। दो बातें कर ली। तो नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा सिम्टम मिलता है किडनी स्टोन का वो हमारे पास होता है हीमाचूरिया, हीमाचूरिया। ठीक हो गया, तो ये 3 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स किडनी स्टोन वाला जो पेशेंट होगा वो प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर किसी पेशेंट को किडनी स्टोन है, तो उसकी मेन कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। फिर हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, और कल हमने एक पढ़ा था हमारे पास कि एक्यूट रीनल फेलियर, हमने कहा था कि ये भी आपके पास पोस्ट रीनल फेलियर की मोस्ट कॉमन काज है, किडनी स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस हमारे पास क्या होगा कि जब आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन होगी किडनी में, तो यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे स्टोन है, तो आगे आपके पास जो यूरिन होगा वो पास नहीं होगा। तो आपके पास जो किडनी की कोलेक्टिंग, आपके पास जितना भी रेजरवायर पार्ट है वो सारे का सारा आपके पास फ्लूइड से अकोमोलेट हो जाएगा, फ्लूइड से भर जाएगा। और आपके पास ये जो फ्लूइड का प्रेशर होता है वो किडनी के टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया, तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन होती है। पाइलोनेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस हमारे पास इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस हमारे पास वो कंडीशन होगी कि जब यूरिन जो होगा वो स्टेसिस की कंडीशन में होगा। यूरिन स्टेटिक मतलब आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिन पास नहीं हो रहा, तो ज्यादा देर तक जब आपके पास वो किडनी में रहेगा तो आपके पास बैक्टीरियल ग्रोथ का जो रिस्क होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो आपके पास पाइलोनेफ्राइटिस के साथ पेशेंट जो होगा वो प्रेजेंट करेगा। ठीक है, पैरेन्काइमा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरेन्काइमा ड्यू टू द हमारे पास बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है जी। और एक्यूट रीनल फेलियर ड्यू टू पोस्ट रीनल इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये आपके पास किडनी की जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसको डैमेज करना, उसको डिक्रीज करना शुरू कर देगी। ठीक हो गया, तो ये 3 मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो हमें देखने को मिलती हैं
आपके पास किडनी स्टोन के पेशेंट में। कॉम्प्लिकेशंस की भी बात हमने कर ली और हमने सिम्टम्स की भी बात कर ली। सिम्टम्स ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं कि जिनकी वजह से जो पेशेंट है वो किडनी स्टोन के साथ मिलेगा, क्यों हमारे पास हो सकती हैं कि आपके पास किडनी स्टोन है, क्यों बनेगा, रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन है कि जिसके नतीजे में बॉडी में आपके पास डिहाइड्रेशन है, ठीक हो गया। तो अगर लो यूरिन वॉल्यूम है ना पेशेंट का, लो यूरिन वॉल्यूम, तो ये आपके पास इंक्रीज रिस्क ऑफ द किडनी स्टोन, ठीक हो गया। अगर यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आपके पास यूरिन की जो कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जब आपके पास कंसंट्रेशन यूरिन की इंक्रीज होगी तो इंक्रीज कंसंट्रेशन आपके पास कंसंट्रेटेड पार्टिकल्स जो होंगे वो किडनी में स्टेसिस करेंगे, रुकेंगे, तो जिसके नतीजे में स्टोन बन सकता है, ठीक है। और फर्दर आपके पास इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, और हाइपर यूरिसीमिया, यूरिसीमिया ठीक हो गया। अगर आपके पास हाइपर कैल्सीमिया, ब्लड में ज्यादा आपके पास कैल्शियम का लेवल है तो ये भी किडनी स्टोन काज करवा सकता है। अगर यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में ज्यादा है तो ये भी आपके पास क्या करवा सकता है, किडनी स्टोन का रिस्क जो होता है वो इससे इंक्रीज हो जाता है, ठीक हो गया। तो अब हम आ जाते हैं टाइप्स पे। तो सबसे पहले हम टाइप्स को डिस्कस करने कर लेते हैं। तो आपके पास कैल्शियम स्टोन को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो कैल्शियम स्टोन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, ठीक हो गया। एक होता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, और दूसरा हमारे पास होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट, आपके पास जो ऑक्सलेट स्टोन होगा ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक हो गया। तकरीबन 80% आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनता है, कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट कंबाइन होता है, और 20% आपके पास कैल्शियम के साथ फॉस्फेट की डेपोजिशन होगी और वो आपके पास स्टोन का रिस्क जो होता है वो आपके पास इंक्रीज कर देता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास कि ये कैल्शियम का जो स्टोन है आपके पास, तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है तो सबसे पहले कोई ऐसी कंडीशन होगी कि जिसके नतीजे में कैल्शियम जो है वो बॉडी में बढ़ रहा है, ठीक हो गया। कौन कौन सी ऐसी काजेज हो सकती हैं हमारे पास, हाइपर पैराथाइरोइडिज्म, हाइपर पैराथाइरोइडिज्म, ठीक है, ये कैल्शियम को बढ़ा देता है। उसके अलावा हमारे पास और कौन सी काज हो सकती है, एक हमारे पास काज है मोस्ट कॉमनली इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीयूरिया, कि आपके पास अननोन काज है, कि हमारे पास डेफिनेटिव काज पता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि पेशेंट का जो यूरिन होता है ना उसमें कैल्शियम का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक हो गया। तो ये दो काजेज हमने देख ली कि जिसके नतीजे में क्या हो रहा है कि बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी काजेज होंगी कि जो आपके पास ऑक्सलेट को बढ़ा रही हैं, ऑक्सलेट की कंपोजिशन बॉडी में इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास सबसे पहले है क्रोन डिजीज, क्रोन्स डिजीज। क्रोन डिजीज हमारे पास इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास फैट की माल एब्जॉर्प्शन होती है। तो फैट माल एब्जॉर्प्शन के नतीजे में होगा कुछ इस तरह से, माल एब्जॉर्प्शन। तो आपके पास जब ये एब्जॉर्ब नहीं होगा ना फैट, तो आपके पास ये फैट का पार्टिकल है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, ये गट है, ठीक है, ये हमारे पास गट है और यहाँ पे फैट पड़ा हुआ है। अब नॉर्मली होता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम हमारे पास बाइंड होता है हमारे ऑक्सलेट के साथ, ठीक हो गया। गट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन में होगा कुछ इस तरह से कि जो फैट का पार्टिकल है जब इसकी माल एब्जॉर्प्शन होगी तो ये आपके पास किसके साथ बाइंड हो जाएगा, कैल्शियम के साथ ये बाइंड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो कैल्शियम फैट को आपके अपने साथ बाउंड कर लेता है, ठीक है। और ऑक्सलेट जो होता है वो आपके पास फ्री रह जाता है, ऑक्सलेट, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होना था कि कैल्शियम ने ऑक्सलेट के साथ मिलना था और आपके पास ये
बॉडी में पखाने से एक्सक्रीट हो जाता। लेकिन अब क्या हुआ कि ऑक्जालेट की बजाय कैल्शियम जो था वो फैट के साथ मिल गया, ठीक हो गया। तो आपके पास ऑक्जालेट अलहदा अकेला रह गया, और यहाँ पे आपके पास होती हैं ब्लड वेसल्स, और इन ब्लड वेसल से ऑक्जालेट की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक हो गया। तो ऑक्जालेट हमारे पास सीरम में बढ़ना शुरू हो जाता है, ऑक्जालेट, ठीक है। तो ऑक्जालेट अगर हमारे पास ब्लड में बढ़ेगा, ठीक है, तो ये भी हमारे पास किसके साथ, फिर जब किडनी में आएगा ऑक्जालेट, तो किडनी में कैल्शियम के साथ आपके पास डिपॉजिट होके, तो वहां पे आपके पास ये स्टोन बना देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्रोन डिजीज के अलावा नेक्स्ट एथाइलिन ग्लाइकोल, एथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या करवा देती है, ये भी ऑक्जालेट की अमाउंट को बढ़ा देती है, क्योंकि आपके पास इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसके नतीजे में ऑक्जेलिक एसिड बनता है, और ऑक्जेलिक एसिड हमारे पास जब ज्यादा होगा तो ये आपके पास साथ मिलेगा कैल्शियम के, और कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन बन जाएगा। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन सी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी आपके पास ऑक्जालेट की फॉर्मेशन वो बनाता है, ठीक हो गया। इसकी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ऑक्जालेट बनता है। तो विटामिन सी अगर कोई पेशेंट एक्सेस में ले रहा है, उसके अलावा एथाइलिन ग्लाइकोल, और उसके अलावा क्रोन डिजीज अगर पेशेंट को है, तो कैल्शियम ऑक्जालेट स्टोन का जो रिस्क होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। और इसके साथ स्पेसिफिकली ये बात है कि हमारे पास ये जो स्टोन होते हैं ना, कैल्शियम के जो स्टोन होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, रेडियो ओपेक। रेडियो ओपेक, रेडियो ओपेक का क्या मतलब है कि हमें ये सीटी स्कैन और एक्स रे से इजीली हम इनको विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है आपके पास, यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, ठीक है। ये आपको जो नजर आ रहा है वाइट रेडियो ओपेक एरिया, ठीक है। तो ये सिटी स्कैन की पिक्चर है, तो यहाँ पे हमें इजीली ये नजर आता है। कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो कि आपके पास रेडियो ल्यूसेंट होती हैं, जिसपे हम उसको विजुलाइज नहीं कर पाते, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं कि यूरन क्रिस्टल को विजुलाइज करते हैं, तो वहां पे हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो कुछ इस तरह से मिलते हैं। ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हमें ये इस तरह से हमें नजर आते हैं, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमने यूरन में जो उसके क्रिस्टल को हमारे पास एनालिसिस किया, तो वो कुछ हमें इस तरह से नजर आए। अब वो, इसके अलावा हमारे पास बुक में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास अगर कोई पेशेंट जो है वो डाइटरी सोडियम इंक्रीज कर देगा, डाइटरी सोडियम, ठीक है। तो डाइटरी सोडियम इंक्रीज करने के नतीजे में उसकी बॉडी में कैल्शियम स्टोन का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। बढ़ेगा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कैल्शियम होगा उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। जब वो सोडियम ज्यादा लेगा ना, डाइटरी सोडियम इंक्रीज करेगा, तो उसके नतीजे में रिजल्ट ये आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास उसकी बॉडी में कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन थी वो डिक्रीज हो जाएगी। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिक्रीज, अगर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गई है, तो सारे का सारा आपके पास जो कैल्शियम होगा वो किधर जाएगा, यूरिन में, हाइपर कैल्सीयूरिया। तो हाइपर कैल्सीयूरिया आपके पास मोस्ट कॉमन साइन होता है कि अगर किसी पेशेंट की यूरिन में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है, तो वो आपके पास स्टोन बना देगा। होता कुछ इस तरह से है, क्योंकि अगर आपके पास कोई पेशेंट जो होगा वो सोडियम की इंटेक ज्यादा करेगा, तो आपके पास इसके नतीजे में एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने बाहर से सोडियम लिया, तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड आपके पास हाइपो ओस्मोलर कंडीशन से हाइपर ओस्मोलर आपके पास जो इन्वायरमेंट था वहां पे आ गया एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम में जिधर सोडियम था। तो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम में जब आपके पास फ्लूइड ज्यादा है, तो इसके नतीजे में जो रास मैकेनिज्म होगा वो इनहिबिट हो जाएगा। जब रास इनहिबिट हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 भी नहीं बनेगा, और अगर एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो हमारे पास पीसीटी के ऊपर स्पेसिफिक एक सेल होते हैं जो कि आपके पास सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर के तौर पे काम करते हैं, मतलब कि सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। और आपके पास सोडियम सेल के अंदर आता है, और पोटाशियम, और इसको एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो स्टिमुलेट करता है, इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर रास नहीं है तो ये पंप बंद हो जाएगा, मतलब कि सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अगर सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हमारे पास इसके नतीजे में रास नहीं है, तो डिक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, और इसके ही आगे फर्दर अगर हम देखेंगे तो ये आपके पास डिक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन
रीअब्जॉर्प्शन, इसी के नतीजे में कैल्शियम की जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो भी कम हो जाएगी। और कैल्शियम अगर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपके पास इसके नतीजे में क्या होगा, हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपर कैल्सीयूरिया जिसके नतीजे में आपके पास पेशेंट को किडनी स्टोन का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। हाई सोडियम डाइट जो होती है वो स्टोन फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। इसी वजह से अगर कोई पेशेंट कैल्शियम स्टोन का है तो उसको कहना है कि लो सोडियम डाइट खाए ताकि वो इजीली हमारे पास दोबारा से ठीक हो सके, रिस्क जो उसका इंक्रीज ना हो सके। ठीक हो गया। बाकी जो पेशेंट होगा कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन का जो पेशेंट होगा हमारे पास, वो फ्लैंक पेन, हीमाचूरिया, ये कॉमन सिम्टम्स उसको नजर आएंगे। ठीक है, कैल्शियम स्टोन उसको इमेज पे नजर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास उसकी जो उसके जो ब्लड का लेवल होगा ना, ब्लड में हमारे पास उसमें नॉर्मल कैल्शियम का लेवल होगा। ब्लड में आपके पास नॉर्मल कैल्शियम इन सीरम, और लेकिन आपके पास इंक्रीज कैल्शियम इन यूरिन, कि यूरिन में उसका जो कैल्शियम होगा वो इंक्रीज होगा। ऊपर जैसे मैंने कहा आपको बताई है कि हमारे पास क्या होता है कि कुछ इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीयूरिया काजेज होती हैं, कि सम हो हमें कंफर्म नहीं होता कि आपके पास क्यों ऐसा हो रहा है, कि जिसके नतीजे में कैल्शियम का जो लेवल है वो यूरिन में बढ़ रहा है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले कैल्शियम, हमने एक ड्रग पढ़ी थी जो कि आपके पास यूरिन में कैल्शियम के लेवल को कम कर देती थी, थायाजाइड डायूरेटिक्स जो थे, वो आपके पास यूरिन में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को कम कर देते थे। कैसे कर देते थे, हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, सोडियम क्लोराइड पंप होते हैं, सोडियम क्लोराइड पंप। ठीक हो गया। और अपोजिट हमारे पास क्या होता है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप होता है। और फर्दर इसके साथ हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे कैल्शियम, और अपोजिट साइड पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम और सोडियम पंप। इस तरह से इसकी आपके पास जो पंप की अरेंजमेंट होती है कुछ इस तरह से होती है। और थायाजाइड डायूरेटिक्स क्या करते हैं, डीसीटी के ऊपर, हमारे पास ये डीसीटी के सेल हैं, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड पंप को बंद कर देते हैं। जब आपके पास ये पंप बंद होगा तो आपके पास इंट्रा सेलुलरली जो सोडियम का लेवल होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब इंट्रासेलुलरली सोडियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो क्या ये पंप वर्क करेगा, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप, ये वर्क नहीं करेगा। तो होता कुछ इस तरह से कि जो बेजोलेटरल साइड के ऊपर आपके पास सोडियम होता है ना, ये सोडियम का ट्रांसपोर्टर, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो हमारे पास यहाँ से सोडियम जो होता है वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है ताकि इस पंप को एक्टिवेट किया जा सके। तो जब आपके पास ये पंप एक्टिवेट होगा, सोडियम बाहर जाएगा, पोटाशियम अंदर आएगा, तो ये सोडियम अगर अंदर लेके जा रहा है तो बाहर क्या लेके जा रहा है, ये कैल्शियम को बाहर लेके जा रहा है। तो जब कैल्शियम को सेल से बाहर लेके जाएगा तो इंट्रा सेलुलरली आपके पास कैल्शियम का जो लेवल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आपके पास ल्यूमन से ज्यादा जो कैल्शियम होगा वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो थायाजाइड डायूरेटिक्स आपके पास इस तरह से इनडायरेक्टली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, और आपके पास यूरिन में कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं। ठीक हो गया। इस वजह से अगर किसी पेशेंट को आप कैल्शियम स्टोन है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमने थायाजाइड डायूरेटिक्स उसको देने हैं, थायाजाइड डायूरेटिक्स। ठीक है, तो इससे वो पेशेंट जो होगा वो ठीक हो जाएगा। फर्दर हम क्या करते हैं कि आपके पास पेशेंट को कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो पानी पिए। ठीक है, और सम हाउ ये जो स्टोन होते हैं ना वो आपके पास स्मॉल साइज के होते हैं, इजीली आपके ये रिमूव हो जाते हैं, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। लेकिन अगर ऐसा है कि ये आपके पास नहीं हो रहे तो फिर उसके बाद हम इसको सर्जिकली भी ट्रीट करते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा हम इस पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए थायराइड डायूरेटिक्स के अलावा जो ड्रग देते हैं हम देते हैं पोटाशियम सिट्रेट। पोटाशियम सिट्रेट, और ये जो ड्रग होती है हमारे पास ये क्या करती है कि ये कैल्शियम के साथ बाइंड होके उसको इजीली हमारे पास डिसॉल्व कर देती है यूरिन में। ठीक हो गया, उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करती है। पोटाशियम सिट्रेट जब उसके साथ मिलेगा तो वो इजीली आपके पास जो कैल्शियम होगा वो यूरिन में रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो पोटाशियम सिट्रेट प्लस थायाजाइड्स डायूरेटिक्स और प्लस लो सोडियम डाइट, अगर इससे भी काम फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर हम कहेंगे कि चलो जी पेशेंट को लेटाओ और इसकी सर्जरी करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास जो टाइप है वो है स्ट्रू वाइट स्टोन। स्ट्रू वाइट स्टोन्स। ठीक है, तो इनकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये आपके पास अमोनिया,
सॉरी, अमोनियम, अमोनिया नहीं, अमोनियम। फर्दर हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड देन फॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक हो गया। इनकी कंपोजिशन जो होती है मेनली आपके पास ये प्रेजेंट होती है। ठीक है। और आपके पास ट्रू वाइट स्टोन की मोस्ट कॉमन काज जो है ना, ये तो कंपोजिशन है, तो ये हमारे पास क्यों बनते हैं, अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस को थोड़ा सा देखें, तो बॉडी में जो यूरिएज पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, यूरिएज पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ये आपके पास मोस्ट कॉमनली ट्रू वाइट स्टोन बनाते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये यूरिया को पकड़ेंगे, यूरिया, ठीक हो गया, और यूरिया को कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया में, अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये एंजाइम जो होता है वो यूटिलाइज होता है, यूरिएज, जो कि यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। जब बॉडी में अमोनिया NH3 का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ना, तो आपके पास ये क्या होता है कि ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। ठीक हो गया। तो यूरिन जो होता है वो पेशेंट का अल्कलाइन हो जाता है, अल्कलाइन यूरिन। और अल्कलाइन यूरिन अगर होगा, तो अल्कलाइन यूरिन आपके पास फॉर द कंपोजिशन ऑफ द फॉस्फेट, अमोनियम, मैग्नीशियम, इनके लिए आपके पास हेल्पफुल होता है, ये बेस्ट इन्वायरमेंट होता है इनकी डेपोजिशन के लिए। तो अगर अल्कलाइन यूरिन होगा, तो अमोनियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट जो होगा वो इजीली आके आपके पास स्टक हो सकता है। ठीक है जी। अब इनको क्यों कहा जाता है कि आपके पास ये स्ट्रू वाइट स्टोन है? स्ट्रू वाइट स्टोन हमारे पास इस वजह से कि दीज आर स्टैगहॉर्न कैलकुलाई, स्टैगहॉर्न, स्टैग हॉर्न कैलकुलाई। स्टैग हमारे पास बारहसिंगा को आई थिंक सो कहते हैं, हमने स्टोरीज पढ़ी थी। तो स्टैग हॉर्न हमारे पास बारहसिंगा, उसके जब सींग देखे ना तो वो कुछ इस तरह से नजर आते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास स्टोन होता है, जब हम इसको देखते हैं एक्सरे से, तो ये भी हमें कुछ इस तरह से स्टैग हॉर्न की शेप का नजर आता है। ठीक हो गया। ये एक एंगल से पिक्चर ली गई है एक पेशेंट की। ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे पेल्विस, ठीक है, आगे पैरामिड्स, पैरामिड्स के बाद हमारे पास कैलसिस। तो ये जो हमारे पास स्टोन बनता है ना, तो ये सेम मॉडिफाई कर लेता है अपने आप को, किस तरह से कि जिस तरह से हमारे पास रीनल पेल्विस या कैलसिस होते हैं ना, तो सेम उसी तरह से अपने आप को ये डेपोजिट करवा देता है। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये आपके पास एक थोड़ा सा उन्होंने विजुलाइज किया है इसको, और यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये भी ऑलमोस्ट स्टैग हॉर्न शेप की तरह आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया। तो इस वजह से इसको स्ट्रूवाइट स्टैग हॉर्न शेप कहा गया है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास ये हमने देख लिया बैक्टीरिया, आपके पास यूरिएज पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर हमने बात की, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से होते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोटीएज, मिरेबिलस, प्रोटीज मिरेबिलस होता है। उसके अलावा स्टेफलोकोकस, सेप्रोफाइटिकस, स्टेफालोकोकस। फर्दर हमारे पास क्लेबशेला, ठीक हो गया, ये निमोनिया भी करवाता है। हमारे पास करंट जेली स्टूल हमें नजर आएगा। ठीक। तो ये तीन बैक्टीरिया, प्रोटीएस, स्टेफलोकोकस, सेप्रोफाइटिकस एंड क्लेबशेला, तो ये तीन बैक्टीरिया होते हैं जो कि यूरिएज पॉजिटिव होते हैं, और ये हमारे पास करवाते हैं। अगर हमने ये जो यहाँ पे एक्सरे से हमने इमेज देखी है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, हमें ये यहाँ पे ये पता चला कि दीज स्टोन्स आर रेडियो ओपेक। तो ये रेडियो ओपेक कंपोजिशन मतलब के होते हैं, ताकि हमें ये इजीली नजर आ जाते हैं एक्सरे के ऊपर। ठीक हो गया। एक्सरे और सीटी स्कैन पे ऊपर हमें नजर आ जाते हैं। फर्दर इसको अगर हम और डिटेल में देखें, तो ट्रू वाइट स्टोन हमारे पास इंक्रीज द रिस्क ऑफ यूटीआई, यूटीआई का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो बैक्टीरिया है उनकी वजह से हो रहा है। और वैसे भी आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे इनकी स्टेसिस हो जाएगी, बैक्टीरिया रुकेंगे, क्योंकि आगे अगर नहीं जा रहे तो आपके पास इंक्रीज द रिस्क ऑफ यूटीआईज। फर्दर हमारे पास माइल्ड फ्लैंक पेन होगा, हीमाचूरिया, वो कॉमन चीजें जो कि हमारे पास इसको देखने को मिलेंगी। और ब्रांचिंग स्टैग हॉर्न शेप हमें नजर आता है। अब यहाँ पे जब हमने देखा इसको, हमारे पास हमने यूरन क्रिस्टल की जब हमने एनालिसिस किया, तो यूरन क्रिस्टल में हमें कुछ इस तरह से ये आपके पास जो स्टोन होता है ना, स्ट्रू वाइट स्टोन, वो इस तरह से नजर आता है हमारे। ठीक हो गया। ये हेक्सागोनल सा हमें नजर आता है। ठीक हो गया। तो जो था कैल्शियम स्टोन, उसकी अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से थे। तो आपके पास
यूरिन क्रिस्टल एनालिसिस पे हमें कुछ इस तरह से पिक्चर नजर आती है। अगर हमने इसकी ट्रीटमेंट करनी है तो ट्रीटमेंट हमारे पास इसकी जो होती है, क्योंकि ये आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह से काज करवाता है कि ये रिमूव होना बहुत मुश्किल है, तो हम इसको ट्रीट करते हैं सिर्फ और सिर्फ सर्जिकली। सर्जिकली, ठीक है, सर्जिकली ट्रीट होगा। और साथ अगर यूटीआई का इन्फेक्शन है, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से होगा, और साथ हम पेशेंट को एंटीबायोटिक जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि चलो जी एंटीबायोटिक भी साथ ले लो। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टोन हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होता है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन, तो यूरिक एसिड स्टोन नाम से पता चल रहा है कि बॉडी में अगर यूरिक एसिड बढ़ेगा तो यूरिक एसिड स्टोन होगा। अब हम पहले बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है। यूरिक एसिड बढ़ने का रिस्क जो हमारे पास होता है वो एक तो हमारे पास क्या है, गाउट। किसी पेशेंट को अगर गाउट है, गाउट के अलावा हमारे पास किसी पेशेंट को कोई भी ट्यूमर है, ल्यूकीमिया, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, ठीक हो गया, कैंसर है, हिमेटोलॉजिकल लीनिएज का कैंसर है, तो आपके पास क्या होंगे कि बार बार जब वो सेल की रप्चर होंगे, सेल आपके पास लाइस होंगे, तो वहां से यूरिक एसिड जो होगा वो निकलेगा और वो आपके पास किडनी में आएगा, ठीक हो गया, ये बात हमने कर ली। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि जो आपके पास जो ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स में एसिडिक इन्वायरमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, ये तो हमने कह दिया ना कि यहाँ से यूरिक एसिड आ रहा है, तो यूरिक एसिड तभी आके डिपॉजिट होगा। यहाँ पे मैं एक किडनी बना के आपको बता देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये पीसीटी है, पीसीटी के बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, असेंडिंग लूप ऑफ एनले, एंड देन फर्दर हमारे पास डीसीटी, डीसीटी के बाद हमने बात की कि हमारे पास ये हैं कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा कि यूरिक एसिड तो आ गया, ठीक हो गया। अगर आपके पास यहाँ पे इसको आगे एसिडिक इन्वायरमेंट मिलेगा तो ये फिर ही आपके पास डिपॉजिट हो सकता है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट कब मिलता है कि जब आपके पास कोई भी ऐसी कंडीशन हो कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाए, तो इसके नतीजे में पोटाशियम और प्लस एच पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा यूरिन में आना शुरू हो जाते हैं। अगर एच पॉजिटिव आयन ज्यादा से ज्यादा, इस पंप की एक्टिविटी बढ़ गई है तो ज्यादा एच पॉजिटिव आयन जो होंगे वो यूरिन में आएंगे। तो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है कि आपके पास जो एसिड सॉरी जो आपका नेफ्रॉन है उसके इन्वायरमेंट को एसिडिक कर देते हैं। तो हम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन है, एरिड क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट की कंडीशन आपके पास के जहां आपके पास खुश्की है, खुश्की वाला एरिया है, जहां आपके पास वाटर की डेफिशिएंसी है, तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो जब सोडियम, ताकि आपके पास वाटर को मेंटेन रखा जाए बॉडी में, तो ज्यादा पोटाशियम और हाइड्रोजन जो होगा वो एक्सेल होगा यूरिन में। तो इसके नतीजे में आपके पास यूरिक एसिड जब आगे आएगा तो उसको आगे एच पॉजिटिव आयन मिलेंगे, तो ये यूरिक एसिड हमारे पास स्टोन बना देंगे। मेनली होता कुछ इस तरह से है कि गाउट और कैंसरस सेल जो होते हैं वो आपके पास यूरेट भेजते हैं, ठीक हो गया। तो यूरेट आया और आगे से इसको क्या मिला, एच पॉजिटिव आयन, और इसके नतीजे में क्या मिल गया, यूरिक एसिड स्टोन, ठीक हो गया। तो यहां तक ये बात ही हमारे पास। अच्छा जी, लेकिन बाकियों से डिफरेंट बात ये है कि ये आपके पास जो होता है ये रेडियो ओपेक नहीं होते, ठीक हो गया। दीज आर द रेडियो ल्यूसेंट स्टोन होता है, रेडियो ल्यूसेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि ये एक्सरे पे हमें नजर नहीं आएगा, ठीक है, और इसको हम सीटी स्कैन पे ही देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो ये बाकियों से इसकी डिफरेंशियल बात ये है। और आपके पास मोस्ट कॉमनली कलेक्टिंग डक्ट की अगर पीएच लो होगी तो ये आपके पास रिस्क जो होगा उसका बढ़ा देगा। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि हमने कुछ ऐसा करना है कि जिससे हम यूरिन की जो पीएच है उसको अल्कलाई करें, अल्कलाइन करें, कि आपके पास यूरिन की पीएच जो है वो एसिडिक है, तो कुछ ऐसा ऐड करें कि जिससे आपके पास जो यूरिन पीएच है वो अल्कलाइन हो जाए। तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी कि हम आपके पास अल्कलाइन कर सकते हैं, हम करते हैं ऐड पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, ठीक है, ये कर देती है आपके पास यूरिन की पीएच को अल्कलाइन कर देती है, ठीक हो गया। इसके अलावा हम एलोप्यूरिनोल देंगे, ये आपके पास यूरिक एसिड नहीं बनने देती, ठीक हो गया। जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती है, हाइपोजेंथीन को आगे आपके पास जेंथीन, हाइपोजेंथीन, जेंथीन से आगे जो यूरिक एसिड बनता है जेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देती है, आगे यूरिक एसिड नहीं बनता,
ठीक हो गया। और आपके पास फर्दर यही है कि इस कंडीशन में सर्जरी जो होती है वो ज़्यादातर हम नहीं करते। जो पेशेंट होता है वो ऑलमोस्ट आपके पास, जब हम उसको ड्रग से ट्रीट करते हैं, उसके यूरिन को अल्कलाइज करते हैं या उसको एलोप्यूरिनोल ड्रग देते हैं, तो पेशेंट जो होता है वो सम हाउ सम आफ्टर सम टाइम जो होता है वो ट्रीट हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टोन है वो है सिस्टीन स्टोन। तो सिस्टीन स्टोन को डिस्कस करने यहाँ पे इसकी जो थोड़ी बहुत डायग्राम है, जो ये आपके पास जब हमने यूरिन क्रिस्टल के एनालिसिस किया तो इस तरह से हमें यूरिक एसिड स्टोन जो होता है वो हमें कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है हमारे पास सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन ठीक हो गया। तो हमने ना एक डिजीज पढ़ी थी हमारे पास कि आपके पास एक डिजीज होती है जिसके नतीजे में जो पीसीटी के सेल हैं, पीसीटी के सेल से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक हो गया। आपको किसी को पता होगा कौन सी डिजीज थी, क्या नाम था, हमने पढ़ा कि जिधर से हमारे पास जो पीसीटी के सेल हैं वहां से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, किसी भी कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट है उसकी नहीं होती। पैनकनी। फेनकनी सिंड्रोम हमने पढ़ा था। ठीक हो गया। तो फेनकनी सिंड्रोम में हमारे पास क्या होगा कि जितने भी अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ठीक है, जो भी कंपोनेंट आएंगे तो वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसी तरह सिस्टीन भी जब आता है तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता, तो पेशेंट जो होता है वो सिस्टीन यूरिया के साथ प्रेजेंट करेगा। तो सिस्टीन यूरिया अगर आपके पास ये लाई कर रहे हैं यूरिन में आपके पास, तो ये आपकी जो सिस्टीन स्टोन है उसके रिस्क जो होगा वो इंक्रीज कर देंगे। अगर हम बात करें सिस्टीन स्टोन, तो सिस्टीन स्टोन में हमारे पास सिर्फ सिस्टीन, इसके अलावा आपके पास ऑर्निथीन, लाइसिन, आर्जिनिन, ठीक है, तो ये सारे के सारे अमाइनो एसिड होते हैं जो कि आपके पास ये स्टोन काज करवा सकते हैं, स्टोन बनवा सकते हैं। ठीक है जी। तो मोस्ट कॉमनली ये ज्यादातर जो डिजीज होती है ये होती है चाइल्ड में। ये आपको अगर वो इटियोलॉजी दे रहा है केस में तो ये ज्यादातर चाइल्ड में होगी। और इसमें भी हमारे पास स्टेग हॉर्न बनते हैं, स्टैग हॉर्न बनते हैं, लेकिन डिफरेंशियल पॉइंट दो होंगे। ये चिल्ड्रन में है, ठीक है क्या, और यहाँ पे अगर स्टैग हॉर्न है विदाउट यूटीआई, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया करवा रहे थे, इधर आपके पास यूटीआई का इन्फेक्शन नहीं होगा, सिर्फ स्टैग हॉर्न स्टोन होगा, और ये ज्यादातर बच्चों में होता है। और फर्दर आपके पास ये है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि यूरिन को अल्कलाइन करेंगे और फर्दर हाइड्रेशन आपके पास ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट करेंगे तो पेशेंट जो होगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे उसकी पिक्चर उन्होंने दी हुई है कि कुछ इस तरह से हमें नजर आते हैं सिस्टीन स्टोन जो होते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे पास किडनी स्टोन का टॉपिक आज। नेक्स्ट हम चलते हैं